Good morning students. I am निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज वारा। बच्चों, हम लोग अपना इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम अभी तक अपना जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी है, देन हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। साथ ही साथ हम एग्जेम्प्टेड इनकम्स भी देखते चले जा रहे हैं, है ना, और डेप्रिसिएशन भी हमने स्टडी किया। अब हम अपना नेक्स्ट हेड ले रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। देखिए बच्चों, आप अभी तक अकाउंटेंसी में पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्हाट इज़ रेवेन्यू एंड व्हाट इज़ कैपिटल, आयगत क्या होता है और पूंजीगत क्या होता है। आयगत मीन्स रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स रिकरिंग, है ना, जो आवर्ती नेचर का है, जो बार बार होगा। जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो कि फ्रीक्वेंटली होंगे, यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में बार बार होंगे, या तो हर महीने होंगे या हर 2 महीने में होंगे, हर 6 महीने में होंगे, दोज आर रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। तो उन्हें हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहा था। और दूसरा, उसका बेनिफिट हम विद इन अ ईयर ले लेते हैं, दोज आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और कैपिटल एक्सपेंसेस क्या थे? ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि बल्क अमाउंट में होते हैं, है ना, यानी कि जिसका बेनिफिट विद इन अ ईयर नहीं लिया जा सकता, एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर तक आप उसका बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। और जो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, और जिसका यूज़ कहाँ पर होता है, जिसके बेसिस पर आप अपने बिजनेस के इनकम्स को इंक्रीज करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाते हैं, दोज आर कैपिटल एसेट्स, दोज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो हम आज उसी पर बेस्ड यहाँ पर अगला हमारा हेड लेंगे जिसमें हम लेंगे कैपिटल गेन्स। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की और रेवेन्यू जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थी उनकी सारी की सारी छूट हम डिडक्शंस बिजनेस हेड में दे चुके हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड था। अब जब हम बिजनेस हेड के अलावा, देखिए आपके पास अगर सैलरीड हैं आप तो अलग चीज़ है, हाउस प्रॉपर्टी है तो वो अलग चीज़ है। आपको अगर बिजनेस से या प्रोफेशन से कोई इनकम हो रही है तो हमने वहाँ टैक्सेबल कर दी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। लेकिन अब अगर आपके पास कोई भी ऐसी कैपिटल एसेट है, कोई भी ऐसी पूंजी संपत्ति है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, या फिर जो आपके पर्सनल यूज़ की नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में आप अगर उसको सेल करते हैं और उसको सेल करने से आपको कोई भी गेन्स या बेनिफिट्स होते हैं, कोई भी प्रॉफिट्स होते हैं, तो आप उसे यहाँ कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि व्हाट आर कैपिटल गेन्स, पूंजी लाभ क्या होते हैं, पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाले लाभ गत वर्ष में पूंजी लाभ कहलाते हैं। मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर गत वर्ष इसलिए लगाया है क्योंकि ये पूंजी लाभ गत वर्ष में ही होने चाहिए। अगर आपको उससे पहले के कोई कैपिटल गेन्स हैं तो वो पहले टैक्सेबल होंगे। यहाँ हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के कैपिटल गेन से मतलब है। तो देखिए, व्हाट आर कैपिटल गेन्स, द गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन द प्रीवियस ईयर, है ना। प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाले गेन्स कैपिटल गेन्स होते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है कि अगर ये पूंजी लाभ है तो फिर पूंजी लाभ में पूंजी संपत्ति से क्या मतलब है, व्हाट इज़ कैपिटल एसेट। क्या अगर मैं अपने पर्सनली उसकी कोई भी कार ले रही हूँ तो वो कैपिटल एसेट है, या फिर मेरे घर का कोई फर्नीचर है क्योंकि वो भी मुझे कई सालों से अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो क्या वो भी एक कैपिटल एसेट होगी। या फिर मेरे पास अपनी कोई ज्वेलरी है तो क्या वो ज्वेलरी मेरी पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट है। कई सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, है ना। तो इसकी पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें कैपिटल एसेट में आती हैं, देखिए ज़रा। व्हाट आर कैपिटल एसेट्स? कैपिटल एसेट्स में प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी whether or not connected with his business or profession is capital asset। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि असेसी के पास है, चाहे वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, उसे हम उसकी कैपिटल एसेट कहते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो देखिए वो एसेट्स कौन कौन सी हैं। कैपिटल एसेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इसमें सबसे पहले देखिए स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल एट्सेट्रा रिलेटिंग टू बिजनेस। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपके पास रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, ट्रेड इन स्टॉक है, व्यापारिक रहतिया, यानी कि व्यापारिक रहतिया क्या होता है, जिसका आप व्यापार करते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज कीजिए एक फर्नीचर के बिजनेसमैन हैं और आप फर्नीचर को खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो जो फर्नीचर आपके पास होगा ना स्टॉक में, वो आपका बिजनेस स्टॉक होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्रॉफिट अर्न करने का जरिया है ना। दोज आर गुड्स, नॉट कैपिटल एसेट, हम उसे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे।
तो इसका मतलब है कि जो लिस्ट मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये कैपिटल एसेट में नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। देन पर्सनल इफेक्ट्स लाइक मूवेबल प्रॉपर्टी, आपके पास अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, कार है, तो वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं होगी, यानी कि उसको खरीदने बेचने से आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई भी ज्वेलरी है, यानी कि कोई भी जेवरात है ना, जेवर का मतलब है कोई भी प्रेशियस मेटल्स हो गए, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। फिर उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी दुर्लभ कलाकृतियाँ हैं, यानी स्कल्पचर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, तो वो सब भी कैपिटल एसेट होंगी। क्लियर? यानी अगर आप उसको खरीदते बेचते हैं और उससे आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल गेन होगा और वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट देखिए, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एरियाज हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 10,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि 10,000 से कम आबादी वाले स्थान पर अगर आपके यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है और इस तरह के एग्रीकल्चर लैंड से आपको कोई भी इनकम हो रही है, इस तरह के ट्रांसफ़र से आपको अगर कोई भी इनकम हो रही है, किसमें 10,000 से कम पॉपुलेशन वाले एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफ़र से, तो उसको आपको इस हेड में टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी? कैपिटल एसेट नहीं होगी। अब जो इसमें कुछ प्रोविजंस और हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं देखिए ज़रा। ग्रामीण कृषि भूमि से यहाँ क्या मतलब है बच्चों? ऐसी कृषि भूमि जो कि ऐसे एरिया में है जहाँ जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो। ठीक है, अगर 10,000 से कम है पॉपुलेशन और वो वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड है उसकी जो लिमिट्स हैं उसके अंदर है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि ग्रामीण कृषि भूमि है। तो ग्रामीण कृषि भूमि हम किसे कहेंगे? जो कि किसी भी लोकल लिमिट्स में, नगर पालिका या कंटोनमेंट बोर्ड की जो भी लिमिट्स हैं उसके अंदर हो और उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा न हो। ठीक है, लेकिन अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हम ये कहा जाएगा, हम ये कहेंगे कि ये ग्रामीण कृषि भूमि यानी रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बच्चों 3 कंडीशंस हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 तक है तो क्या है, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 तक तो आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड में आते हैं। 10,000 से ज़्यादा हो गई पॉपुलेशन लेकिन 1 लाख तक है, या 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, या 10 लाख से ज़्यादा है, 3 कंडीशंस हमें यहाँ दी जाती हैं। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि, विच इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 किलोमीटर्स, यानी कि जो किससे from the local limits of any municipality or cantonment board having population 10,000 or more। अगर कोई भी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, और वो उसकी जो लोकल लिमिट्स है उससे 2, 6 या 8 किलोमीटर के बाहर के एरिया में स्थित है, तो फिर हम क्या कहेंगे, यानी उस म्यूनिसिपल एरिया से 2, 6 या 8 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो ये माना जाएगा कि वो एग्रीकल्चर लैंड है। यही मैंने यहाँ लिखा है, विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ मोर देन 2, 6 और 8 किलोमीटर्स, जो उससे या तो 2 या तो 6 या तो 8 किलोमीटर बाहर है। इसकी कंडीशंस अलग अलग हैं बच्चों। फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन 10,000 और मोर। अब 10,000 और मोर से क्या मतलब है? देखिए, जब पॉपुलेशन 10,000 से कम थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड आता है। अब उसकी अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख तक है, मैंने लिखा है 1 लाख से कम या 1 लाख तक, है ना, सिंबल आपको दिख रहा है, लेस देन और इक्वल टू 1 लाख। तो उस कंडीशन में अगर वो म्यूनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर से ज़्यादा बाहर के एरिया में स्थित है तो वो क्या हो जाएगी? ग्रामीण कृषि भूमि, बहुत बाहर आउटर में हो गई वो। लेकिन अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, 10 lakhs तक है, अप टू 10 lakhs, तो फिर उसे 6 किलोमीटर से बाहर के डिस्टेंस में होना चाहिए। 6 किलोमीटर तक तो वो अर्बन ही रहेगा, 6 किलोमीटर से बाहर का एरिया उसका क्या हो जाएगा? रूरल एरिया हो जाएगा। और अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो म्यूनिसिपल लिमिट से 8 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पर हो, है ना। शहर से जितना दूर होगा उसी अकॉर्डिंग तो उसे हम रूरल मानेंगे, जो शहर के आसपास है वो तो अर्बन है। तो अगर 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर स्थित है
तो फिर हम मानेंगे कि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। समझ आई बात आपको? तो अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर स्थित हो। अगर 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख है तो 6 किलोमीटर से ज़्यादा बाहर स्थित हो। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो कितना 8 किलोमीटर के डिस्टेंस से ज़्यादा आउटर में हो, तो ही उसे हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड कंसिडर करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड से अगर आपको कोई भी कैपिटल मतलब कोई भी गेन हो रहा है तो वो कैपिटल गेन में नहीं टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती है। लेकिन अगर आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी गेन होता है तो फिर इट इज़ टैक्सेबल अंडर दिस हेड। क्लियर? देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, और 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह के कोई भी गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं 6.5%, एक 7%, ठीक है, 1980 और 77 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो फिर ये हमारी कैपिटल एसेट नहीं होते हैं। वैसे बच्चों अभी रिडीम हो चुके हैं, अब तो बस एक हम थियोरेटिकल उसके लिए से स्टडी कर रहे हैं। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 91 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 91 में कोई स्पेशल बियरर बॉन्ड्स इशू किए हैं तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं होंगे। ये भी अब रिडीम हो चुके हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड अगर कोई भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी उसके अंडर में कोई आपको सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं, ठीक है, या फिर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 में आपको कोई भी बॉन्ड्स इशू हुए हैं, तो फिर इस कंडीशन में ये आपकी कैपिटल एसेट नहीं होते हैं। क्लियर? और इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है कैपिटल गेन में। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये वो हैं जिन पर कि आपको कैपिटल गेन हेड में टैक्स नहीं देना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो यानी कि इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी कैपिटल एसेट कोई भी ऐसी एसेट आपके पास है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, अगर उसकी ट्रांसफ़र से आपको कोई भी गेन्स होते हैं तो वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टॉक इन ट्रेड है या फिर आपके पास अपनी कोई पर्सनल व्हीकल्स हैं, कार है, फर्नीचर है, या फिर आपके पास अपना जिसे बोलना चाहिए पर्सनल यूज़ की कोई चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो इसमें नहीं आती हैं। लेकिन आपकी ज्वेलरी है, प्रेशियस स्टोन्स हैं, ठीक है, गोल्ड सिल्वर डायमंड की कोई भी ज्वेलरी है, स्कल्पचर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ठीक है, कोई भी आर्कियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की चीज़ें हैं, तो वो सब इस हेड में टैक्सेबल होती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, या फिर गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट्स उसके रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, तो वो भी इस हेड में टैक्सेबल नहीं होता, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो इस तरीके से कैपिटल गेन हेड में हम क्या लेते हैं, किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से, किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होते हैं, तो वो इस हेड में टैक्सेबल होते हैं। लॉसेस होते हैं तो वो भी यही इंक्लूड होंगे, ठीक है, उनके अलग प्रोविजंस हैं, हम देखेंगे अभी आगे। और इसमें हम कैपिटल एसेट में किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं ये भी हमने देखा है ना, और किसे इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों कि जब मैं कैपिटल गेन की बात कर रही हूँ तो कैपिटल गेन कितनी तरह का हो सकता है। कैपिटल गेन 2 तरह के हो सकते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी अल्पकालीन पूंजी लाभ, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अब आप कहेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन से यहाँ क्या मतलब है, पूंजी संपत्ति तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जनरली हम पूंजी संपत्ति से क्या मतलब लगाते हैं, जिसके बेनिफिट्स हमें मोर देन 1 ईयर्स तक रिडीम होते हैं, है ना, हम उससे बेनिफिट्स लेते हैं, ठीक है, उसे हम कैपिटल एसेट कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है। कुछ फिक्स एसेट्स ऐसी हैं जिसके लिए हम जनरली 36 मंथ्स लेते हैं। अगर 36 मंथ्स तक वो एसेट आपके पास रहती है 3 साल तक, तो ही उसके ट्रांसफ़र से होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी होती है जैसे कि हमारे डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, है ना, शेयर्स हो गए, जिनके लिए ये लिमिट 12 मंथ्स ही हो सकती है,
ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि अगर ये शेयर्स आपके पास 12 मंथ्स रह गए तो इनके ट्रांसफ़र से होने वाला आपको जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर आपके पास 12 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन पूंजी लाभ की स्थिति में आएगा। इसी तरह से कोई एसेट आपके पास अगर 36 मंथ से कम रही है, मतलब अप टू 36 मंथ्स रही है, तो फिर वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन अगर 36 मंथ से ज़्यादा रही है तो फिर वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी लाभ दो तरह से कैपिटल गेन को स्टडी करते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम सिर्फ इसको कैपिटल गेन भी बोल सकते थे। कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन होता है, उसमें शॉर्ट और लॉन्ग से क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों? उसमें फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यानी जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर हेड में कोई लॉसेस होते हैं ना, तो हम उसे उसी हेड के प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हैं। अगर हमारे पास है तो, नहीं है तो फिर हम उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को पूरा नहीं किया जाता। दीर्घकालीन जो पूंजी हानि होती है ना आपकी, उसको आप अल्पकालीन लाभों से पूरा नहीं कर सकते, उससे उसकी भरपाई नहीं कर सकते। यू कांट सेट ऑफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस थ्रू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। समझ आ रही है मेरी बात? तो जब आप इनकम्स की फॉर्म में दिखाएंगे, अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों का टोटल लगाइए और दोनों को एक साथ दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको दोनों को सेपरेट दिखाना होगा, जस्ट बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को शॉर्ट टर्म से पूरा नहीं किया जा सकता है ना, उसकी अलग प्रोविजंस हैं, इस वजह से इसे सेपरेट दिखाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो दो तरह के हमारे कैपिटल गेन हो गए। इसमें एक 24 मंथ्स वाली कंडीशन भी आती है, अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं तो उसके लिए 24 मंथ्स है। अगर आपके पास 24 मंथ्स तक है तब तो वो शॉर्ट टर्म है। 24 मंथ से ज़्यादा रहती है वो असेट आपके पास और फिर आप उसका ट्रांसफ़र करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो इस तरीके से सेपरेट प्रोविजंस हैं इसके अंदर। बच्चों इसके अंदर एक टर्म आती है ट्रांसफ़र। देखिए जब मैं इस डेफिनेशन की बात करती हूँ तो गेन या प्रॉफिट का मतलब आपको समझ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक टर्म आती है ट्रांसफ़र और एक आती है कैपिटल एसेट। प्रीवियस ईयर तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर में द वेरी फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो कैपिटल एसेट की मैं भी आपसे बात कर चुकी हूँ, ये आपको समझ आ चुका है। अब आप देखिए ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसफ़र, हस्तांतरण। हस्तांतरण से क्या मतलब है? ट्रांसफ़र में बच्चों क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए ज़रा। इट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिडम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट or extinguishment of any rights therein, but does not include transfers on account of gifts, transfer under irrevocable trust, excluding shares and debentures received under employees stock option scheme or under will or on partition of Hindu undivided family। देखिए बच्चों इसका क्या मतलब है, यानी कि ट्रांसफर्स के अंदर अगर आप किसी भी तरह की कोई सेल्स करते हैं, अपनी एसेट को सेल कर देते हैं। सेल करने का मतलब है कि आपने उसके बदले में पैसा ले लिया, कंसिडरेशन ले लिया, पर्याप्त प्रतिफल, है ना, प्रॉपर कंसिडरेशन आपने उसके बदले में उससे ले लिया, या फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उसमें भी आपने उससे कंसिडरेशन ले लिया, यानी कि पर्याप्त प्रतिफल, मतलब आपने उससे पैसा ले लिया उसका जो मार्केट वैल्यू है उस अकॉर्डिंग, है ना। देन उसके बाद हमने बात की ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स को आपने अगर रिडीम कर दिया, उनका शोधन हो गया है। शोधन होने से मतलब है कि उसका जो पैसा आपको उसके होल्डर्स को देना था वो आपने उनको पेमेंट कर दिया, तो इस तरीके से क्या हुआ, दैट इज़ रिडम्पशन, ठीक है। इन सबको इसमें इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको जो भी आपने सेल किया, जो भी आपने दूसरे को ट्रांसफ़र किया, बदले में कंसिडरेशन ले लिया, दैट इज़ ट्रांसफ़र। लेकिन ध्यान दीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं होती हैं। उसमें हमने क्या क्या लिया बच्चों? सबसे पहले गिफ्ट्स। अगर आप किसी भी तरह के कोई भी गिफ्ट्स एक दूसरे को देते लेते हैं तो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र, और इससे आपको कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है। ध्यान दीजिए हम इसे कैपिटल गेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफ़र अंडर इर्रिवोकेबल ट्रस्ट, ठीक है। इर्रिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया? जिसे रिवोक नहीं किया जा सकता, जिसे मतलब खंडित नहीं किया जा सकता, अखंडनीय ट्रस्ट हो गया, है ना। कर्मचारी विकल्प योजना में मिले अंश और ऋण पत्रों को छोड़कर आपने कंपनी में
एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान पढ़ा है, शेयर्स वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसको, है ना। एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन मिलता है कि अगर वो चाहें तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ये ऑफ़र करती है कि आप इस कंपनी के शेयर्स मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए उन्हें ऑप्शन दिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वेस्टेड पीरियड होता है उसमें, अगर आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपने पास रखते हैं, ठीक है ना। मार्केट से कम में आपको वो अवेलेबल होते हैं। आप नहीं चाहें तो आप उसे छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी होती है। तो अगर आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कोई भी शेयर्स और डिबेंचर्स मिलते हैं तो फिर वो किसका पार्ट होंगे, वो ट्रांसफ़र का हिस्सा होते हैं, उसे हम इररिवोकेबल ट्रस्ट में नहीं इंक्लूड करते हैं। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की विल के अंदर, ठीक है, अंडर विल यानी किसी वसीयत में अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, वसीयत का मतलब विल, आपके बड़े आपके नाम अपनी प्रॉपर्टी लिखकर चले गए हैं तो वो आपकी विल हो गई ना, तो वो ट्रांसफ़र का पार्ट नहीं होती। आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर डिवाइड हो जाती है, अनडिवाइडेड फैमिली अब अगर डिवाइड हो जाती है, ठीक है, यानी उसका पार्टीशन हो जाता है, तो पार्टीशन की कंडीशन में भी क्या होगा, पार्टीशन की कंडीशन में आपको अगर एचयूएफ से कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो फिर उसे हम ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि ट्रांसफ़र में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। आपने किसी भी तरह के कोई सेल्स किए तो ठीक है, हम इसे इंक्लूड करते हैं। आपने कोई एक्सचेंज किया, हम उसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स का रिडम्पशन हुआ, उसे हमने इंक्लूड होता है। लेकिन अगर इररिवोकेबल ट्रस्ट है और उससे अगर आपने कोई भी असेट्स लिए हैं, ट्रस्ट से अगर कोई भी ट्रांसफर्स हुए हैं, मतलब हस्तांतरण हुआ है किसी भी चीज़ का, है ना, आपको वसीयत में अगर कुछ भी मिला है, एचयूएफ के पार्टीशन पर, विभाजन पर आपको कुछ भी मिलता है, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफ़र का हिस्सा नहीं मानी जाती हैं। क्लियर। तो ट्रांसफ़र में हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इसमें हमने ऐसे शेयर्स और डिबेंचर छोड़ दिए हैं जो कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में हमको मिले हैं, वो ट्रांसफ़र का ही पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम ये ट्रांसफ़र में इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर अब हम बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का एक छोटा सा हिंट दिया था। हम देखेंगे कि कौन सी ऐसे एसेट्स हैं जिनके लिए 12 मंथ्स एप्लीकेबल हैं, जिनके लिए 24 मंथ्स हैं, जिनके लिए 36 मंथ्स हैं। तो उस बेसिस पे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड करेंगे, है ना। फिर हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, उनके परफॉर्मा देखेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसे स्टडी कीजिए इन प्रोविजंस को और अपनी बुक से थॉरोली रीड कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।